हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे कोऑपरेटिव जगत का महाकुंभ बताया। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल कोऑपरेटिव मूवमेंट की जननी रही है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कोऑपरेटिव जगत की हर बड़ी हस्ती शामिल हुई है। डिप्टी सीएम ने इस आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को बधाई दी है। देखिए, कोऑपरेटिव का महाकुंभ का आयोजन शिमला में, ये महासमागम है। इतना बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम और यहाँ पे शिमला में आयोजित हो रहा है, देवभूमि में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हमारा जो शिमला में सहकारी बैंक है, जो हमारा एपेक्स बैंक है, उसके चेयरमैन और उनकी पूरी मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोऑपरेटिव जगत के सब लोगों को एक बैनर के नीचे शिमला में लाके खड़ा कर दिया। शिमला बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का आप क्यों हाथ लगा रहे हैं? ऑडियो के लिए समागम यहाँ मना रहे हैं। और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियाँ जो है आज शिमला में हैं और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलीब्रेशन होगा 2 दिन का, और रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे जो शाखाएं हैं वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। आज हमने ये अभी देखा, यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। और आपको वैसे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव का जनक है। वैसे पहली कोऑपरेटिव गैर पंजीकृत सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर बनी थी 1892 में, और उसके बाद जो है पंजीकृत सोसाइटी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2004-05 के आसपास आई। तो कोऑपरेटिव का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ, पूरे देश में फैला, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है या दूसरे राज्य हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित किए हुए हैं। हमारे पंजाब में, हरियाणा में भी रूरल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर ने बहुत रोल प्ले किया है। हमारी बैंकिंग जो है हिमाचल प्रदेश की खास तौर पे, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के 10 बैंक हैं। 10 बैंक में सबसे बड़ा बैंक तो हमारा ये शिमला का HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो लगभग 27 हज़ार करोड़ रुपए का जिसकी पूंजी है, तो एक बहुत बड़ा बैंक है। उसके नज़दीक ही हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए को वो पहुंच रहा है। फिर 6 जिलों को एक बैंक जा रहा है, 5 के जिलों को दूसरा बैंक है, और फिर हमारा जोगिंद्रा बैंक है जो कि सोलन को कैटर करता है। और कुल मिला के सोसाइटीज़ को देख लो तो 60 हज़ार करोड़ रुपए की ये हमारी एम्पायर है, इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। 60 हज़ार करोड़ की जितना राज्य का बजट है, उतना बड़ा एम्पायर कोऑपरेटिव सेक्टर का भी हिमाचल प्रदेश में। और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश ने भी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश की भुट्टी वीवर सोसाइटी जो है, आप देखते हैं कि शॉल टॉपी के लिए नेशनली इंटरनेशनली रिनाउंड है, बहुत आगे बढ़ी है। और उसके बाद हमारा जो है हिमकैप्स हैं, वकील हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, नर्सेज हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में। अभी आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में आ रहा है। और सोसाइटी हमारी 100-125 करोड़ की सोसाइटीज़ है। और केंद्र सरकार ने इस दफ़ा एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी बना दी।
अब कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूशन उससे एफिलिएट हो सकेंगे आने वाले टाइम में, कोर्सेज हो सकेंगे उस हिसाब से, जैसे हमने इंस्टीट्यूट बनाया। तो इसलिए कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा भविष्य है और कई राज्यों में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटियों के चेयरमैन बनना चाहते हैं। इतना साथ खड़े हैं हमारे लोग हैं, तो इतना वैल्यू है कोऑपरेटिव जगत का। हमारे यहाँ भी खाची साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मंत्री हुआ करते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे को कोऑपरेटर के नाम से जानो, आप मंत्री के नाम से ना जानो। इतना बड़ी वैल्यू है इस जगत की। तो आज तो हमारे चेयरमैन साहब ने शिमला की धरती पे सहकारिता की धूम मचा दी है और हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि देश भर की हस्तियां यहाँ पे आई हैं। डेलीब्रेशंस होंगी, चर्चाएं होंगी, नए नियमों के बारे में बात होगी, जगत को, कोऑपरेटिव जगत को आगे कैसे लेके जाना है। हम कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा विषय भारत में देखते हैं। छोटे यानी जो रूरल पीपल है हमारे, जो लोग मतलब टेक्नोलॉजी ये सारे इंटरनेट वगैरह ये सारे को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इस फैसिलिटी से क्या है सर, सो फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे हमने डिस्कस करा आपका रेलवे का टिकट बुकिंग का, हमने एक दिशा बना करके दिया है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेब पेज पे जाते हैं, अपना टाइप वगैरह सब कुछ करा करके और फिर हम टिकट को बुक करते हैं। जिसको अब लिखना पढ़ना नहीं आता है वहाँ पे आस्क दिशा है, उस आस्क दिशा से बात करें। उस आस्क दिशा से बात करके आपकी पूरी की पूरी टिकटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लेकिन इसमें फ्रॉड का कितना डर है? कि कोई गुंजाइश इस तरीके से नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हम इस सर्विस को दो तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप, फिर मैं एग्जांपल लेके आऊँगा IRCTC का। आप IRCTC भी टिकट बुक कर रहे हैं, करेक्ट। ये टिकट हम कह रहे हैं कि आप आस्क दिशा के थ्रू भी आप टिकट को बुक कर लीजिए। तो प्लेटफॉर्म तो आपका कंट्रोल सब कुछ सारा का सारा तो आपका जो वेबसाइट के लिए बना है वो सारा कंट्रोल यहाँ भी है। तो फ्रॉड यहाँ से कहीं से भी मतलब और एक चीज़ है, हाँ, ये फ्रॉड नहीं हो सकता है क्योंकि ये मैनिपुलेटिव नहीं है। इसको हम लोग जो सिखाएंगे ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने आ जाएगा। फ्रॉड जो होता है हम लोग से होता है, हम लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हमें उनको देना है, जो देंगे वही वो बताएगा विदाउट एनी मैनिपुलेशन। इसलिए यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता है। आदमी फ्रॉड कर सकता है। मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल सब लोग बात करते हैं और सब लोग एक ही पॉइंट के लिए बात करते हैं कि इससे नौकरी चली जाएगी। वीडियो बॉट्स आ गए तो उससे भी लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में है, मगर ऐसा नहीं है। आज की डेट में भारतीय रेल जो है टिकट बुक करने के लिए आस्क दिशा ऐप इस्तेमाल करती है, जिसमें आप अपनी भाषा में बात करते हुए टिकट बुक कर सकते हैं, जो हमारी ये ऐप है। तो ऐसे करके वीडियो बॉट और ऐप्स जो हैं, इससे आपकी पहुंच बढ़ने वाली है। आप ये समझिए, जैसे आज की डेट में मुझे किसी सरकार के विभाग से जानकारी चाहिए उनकी स्कीम की, वो भारतीय जन कल्याण के लिए स्कीम है, तो बाबू स्कीम का नॉलेज नहीं देता, बताएगा नहीं, पोर्टल पे सही जानकारी नहीं, फ़ोन कोई उठाएगा नहीं, तो कहाँ जाए साधारण आदमी, गांव का आदमी कहाँ जाए, किसको शिकायत करे, कितनी बार मुख्यमंत्री के दरबार में जाएगा। ये वीडियो बॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये गरीब आदमी की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का माध्यम है। इससे जो है सरकार आपके द्वार तक पहुँच सकती है। भारतीय टूरिज़्म के लिए और हिमाचल टूरिज़्म के लिए स्पेशली मैं कहूँगा, हमारे हिमाचल टूरिज़्म के लिए गांव-गांव के अंदर हमारी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ आदमी, एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी इन वीडियो बॉट्स के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकता है और वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी लोगों की। स्वास्थ्य के लिए भी जो है, जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएँ सरकार देना चाहती है, दे रही है, वो सब की सब वीडियो बॉट के थ्रू रात को भी, दिन में भी, संडे को अवेलेबल है। ऐसे ही जो है, अगर आप बात करें बैंक्स के लिए, मुझे जानना है कि बैंक का ATM कहाँ पे है मेरे आसपास, तो ये ऐप बताएगा। मुझे जानना मेरा बैलेंस क्या है, घर बैठे बैठे मैं बैलेंस जान सकता हूँ। अभी आपको बैंक ब्रांच में फ़ोन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, ATM पे जाना पड़ता है, अपनी ईमेल देखनी पड़ती है। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं इसमें लॉगिन करूँगा ऐप के अंदर, मेरा बैलेंस पता चल जाएगा, मेरे को ATM पता चल जाएगा। बैंक की लोन की कोई स्कीम है, मेरी कोई लोन की EMI ड्यू है, वो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। इससे कोई भी संस्था, चाहे वो टूरिज़्म की हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो या बैंक हो, उसका साधारण आदमी के साथ जो गांव में बैठा है उसे जुड़ाव होता है। 24/7 ये सुविधा अवेलेबल रहती है। और आप ये मान के चलिए, ये जो रोबोट्स हैं, वीडियो बॉट्स, हमारे साथ ऑफिस में बैठ करके, आप जैसे पत्रकार हैं, आपके साथ बैठ के काम करेंगे, तो उनसे डरना नहीं है। बैंक में आपके साथ बैठ के काम करेंगे, हमारे साथ बैठ के चाय भी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ये काम पूरा करेंगे।
तो इसलिए जब कंप्यूटर आया, कैलकुलेटर आया, तब भी हमने शंका जताई थी कि इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे हमारी क्षमता बढ़ गई है। आज मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में है। ऐसे ही कल को AI एप्लीकेशन आप चैट GPT अपनी लेटर लिखने में इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोडाटा बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इसको हमें अपनाना पड़ेगा। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को अपनाना पड़ेगा, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को अपनाना पड़ेगा, ताकि जो उसका किसान, छोटे से छोटा कस्टमर गाँव में बैठा है, उस तक पहुँच बन सके। हमारे साथ राकेश जी हैं जो इसके बारे में और विस्तार से। देखिए, ये बैंकिंग की प्रदर्शनी है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वहाँ से उनके प्रतिनिधि आए हैं। श्री अग्निहोत्री ने इसका उद्घाटन किया है। उसके लिए अब ऑफ कोर्स जनता का कुछ भला है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे इवॉल्व करेगी, हमारा प्रोडक्ट अगर देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री को ऑटोमेशन के लिए है। हमारे पास बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर है, यानी कि जनता को उन्हीं की भाषा में सेवा दी जा रही है। जब हम बैंक के लिए कोई ऐप खोलते हैं, बैंकिंग के लिए इंग्लिश में होता है तो हमें समझ नहीं आता, हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते, हमारे माता पिता, बुज़ुर्ग परिवार के लोग। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उनका पर्पज़ यही है इस प्रदर्शनी का कि जो इस तरह के सॉल्यूशंस हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री को इवॉल्व किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि आम जनता तक उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँच सकें। मैम देखिए, मैं तो सॉफ्टवेयर साइड से आती हूँ, बैंकिंग के जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है जिस पे बैंकिंग का पूरा कार्य चलता है। तो मैं फिर वही बोलूँगी कि अगर मेरा द्विभाषी है, आपकी अपनी भाषा में है, तो जन साधारण जो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होता था कि आप मुझे बताइए मेरा कुछ डिपॉजिट करना है या बैंक का कोई ऐप मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह की चीज़ें अगर वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे तो शायद हमारी जो रीच है वो और दूर दराज के इलाकों में भी वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे उसको यूज़ करने में। मैम सॉफ्टवेयर के आपने AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो करते हैं, जो आपका हैबिट है करने का, बिहेवियर है, AI उसके अकॉर्डिंग आपको ही खुद पहले सीखता है, फिर आपको उसी के हिसाब से चीज़ें देना शुरू कर देता है, आपको लाभ देना शुरू कर देता है। तो अगर इसमें जैसे फीचर्स हैं AI के, तो हम उसमें हमारे प्रोडक्ट में भी हैं, तो हम उसमें देख रहे हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो हम कंट्रोल कर पाएंगे, रिस्क को हम पहले से पहले आइडेंटिफाई करके ख़त्म कर पाएंगे, आइडेंटिफाई करके हम उन्हें रोक पाएंगे समय से। AI ऐसे ही जन साधारण के लिए भी अगर उनका कोई बिहेवियर है पास्ट में AI ने सीखा है, तो वो उसी के हिसाब से उनको रिजल्ट्स भी देता है और उनको कंफर्ट लेके आता है उनके लिए। मैम डू यू थिंक दैट ऐसा नहीं है, हम लोग यही सोचते हैं कि मैन पावर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को अपस्किल करने की तो ज़रूरत है। देखिए, जो हम अब से 20 साल पहले, 50 साल पहले खेती हल जोत के करते थे, अब हम ट्रैक्टर से करते हैं, हम हल जोतना पसंद नहीं करते हैं। तो अब खुद को अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली AI एक वरदान की तरह हो जाएगा। हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर जब हम नहीं सीखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, स्किल्स नहीं अपग्रेड करेंगे, तो फिर बेरोज़गार तो गलती हमारी होगी।